Good morning, students. Today we will learn about the types of earthquake waves, effects of earthquake waves, and the three layers of the earth. So, first of all, types of earthquake waves. First is fault-caused earthquake. Fault-caused earthquake is very common, and it is due to the sliding of rocks along a fault plane. Volcanic earthquakes, when the volcanic eruptions occurs, then the earth of surface of the earth shakes. That is called volcanic earthquake. जब भी volcanic eruptions होते हैं तो उससे सडनली इतना वो जो लावा निकलता है उससे अर्थ में क्या होती है, शेकिंग होती है. दैट इज नोन एज volcanic earthquakes. Collapse earthquake is related to the mines. In the mining area, sometimes roof of the mines collapse, and that is called collapse earthquake. Next is explosion in the mining areas, in the mountain areas to build the roads and all that. We explode. When the explosion took place, then the surface of the earth also shakes. That is called explosion earthquake. Next is plate tectonic. Plate tectonic is the most important and the most destructive earthquake. The most part of the upper part of the lithosphere, rigid and solid part of the lithosphere is called plates. And these rigid plates, when they move or the pass each other, then the earth shakes very abruptly, and that is known as plate tectonic earthquakes. Sometimes we reserve the water behind the dams, and these water reservoir pressurize the surface of the earth, and the earth shakes. That is known as reservoir induced earthquakes. So these are the some of the types of the earthquake waves. Now what are the effects of earthquake waves? Earthquake. First is ground shaking. When the earthquake occurs, the ground shakes. ग्राउंड जो है वो हिलने लगता है. दैट occurs. और उससे अगर वो ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है, उसका इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. जैसे कि आज ही आपने जो है वो देखा कि न्यूज़ में कि जो जम्मू में कल भी अर्थक्वेक आया, आज भी 3 आए, और इसी तरीके से जो है गुजरात में भी आए. और इनका जो मैग्नीट्यूड है, जम्मू में वो 3 पॉइंट मैग्नीट्यूड था, जिससे कि उसमें इतना ज़्यादा वो डिस्ट्रक्टिव नहीं था. बट गुजरात में यही मैग्नीट्यूड 5 पॉइंट समथिंग था. तो इससे क्या हुआ कि अगर मैंने आपको बताया था कि अगर मैग्नीट्यूड 5 अबव होगा तो वो क्या हो गए, अर्थक्वेक जो है डिस्ट्रक्टिव होंगे. माइनर अर्थक्वेक्स कॉजेज ओनली ग्राउंड शेकिंग. नेक्स्ट है डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट. जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो ग्राउंड्स जो हैं उसमें सेटलमेंट में डिफरेंसेस आ जाते हैं. लैंड एंड मडस्लाइड. समटाइम्स in the mountainous areas, when the earthquake comes, land and mud slides along the mountain sides. Soil liquefaction. सॉयल जो है वो भी क्या करती है कि जब कभी माउंटेनियस एरियाज में अर्थक्वेक्स आते हैं तो सॉयल दैट इज ऑल्सो स्लाइड डाउन अलोंग द स्लोप ऑफ द माउंटेन्स. दैट इज कॉल्ड सॉयल लिक्विफेक्शन. नेक्स्ट है ग्राउंड लर्चिंग. ग्राउंड लर्चिंग मीन्स व्हेन द ग्राउंड मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड और बाय द अदर साइड्स. जब ग्राउंड जो है वो मूव करता है ड्यू टू द टेक्टोनिक प्लेट्स और ड्यू टू द सिस्मिक वेव्स, ग्राउंड जो है वो आगे पीछे या साइड्स में इसमें शेकिंग होती है. दैट इज नोन एज ग्राउंड लर्चिंग. नेक्स्ट है एवलांचेस. एवलांचेस मीन्स द mass of snow, ice or rocks. When the snow, ice or rocks slide down along the mountains, that is called avalanches. इससे भी क्या होगा कि जब कभी ऐसा होता है तो क्या होगा कि जो हमारे रोड्स हैं माउंटेनियस एरियाज में, दैट समटाइम्स ब्लॉक ड्यू टू द स्लाइड डाउन ऑफ द आइस और स्नो और रॉक्स. नेक्स्ट है ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट. ग्राउंड
डिस्प्लेसमेंट मीन्स जब अर्थक्वेक बहुत ही इंटेंसिव होता है, बहुत ही इंटेंसिटी होती है इसकी, तो इससे क्या होता है कई बार ग्राउंड की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। इट कैन बी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, दैट इज नोन एज ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट। ग्राउंड जो है वो अपनी ओरिजिनल प्लेस पे नहीं रहता और वो आगे पीछे या फिर साइड्स में डिस्प्लेस हो जाता है। नेक्स्ट इज फ्लड्स फ्रॉम डैम एंड लेवी फेलियर्स। जब कभी अर्थक्वेक्स आते हैं, जैसा अभी हमने किया था यहाँ ग्राउंड अवलांचेस में, कि रॉक्स जो है वो स्लाइड डाउन कर जाती है, तो रॉक्स के स्लाइड डाउन करने से माउंटेनियस एरियाज में वहाँ क्या है, रिवर्स है, तो कई बार ये बड़ी बड़ी जो रॉक्स हैं वो क्या आ जाती है, रिवर्स के रास्ते में आ जाती है, या डैम्स जहाँ हमने बनाए होते हैं वहाँ पर जो है प्लेस हो जाती है, जिससे पानी जो है वो क्या हो जाता है, उसका फ्लो कंटिन्यूस नहीं रह पाता, रुक जाता है और वो आसपास के एरियाज में फैल जाता है, जिससे वहाँ पर क्या आ जाते हैं, फ्लड्स। लेवीज जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जो हमने डैम्स के सपोज ये हमारे कोई भी जो है नहर जा रही है या रिवर जा रही है, तो इसके किनारे जो हमने बनाए होते हैं, तो वो दैट कुड बी ब्रोक डाउन टू द ड्यू टू द अर्थक्वेक्स, तो इससे क्या होगा कि जो फ्लड्स आएंगे। नेक्स्ट है फायर, समटाइम्स इज आल्सो कॉज्ड फायर्स, जो है इससे क्या हो सकता है, कुछ भी जिसको आप कह सकते हैं स्पार्किंग हो सकती है। जब अर्थ शेक करेगा तो वो वायर्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं और उससे स्पार्किंग होगी और उससे दैट कॉज बी फायर्स। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल कोलैप्स, जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं, बिल्डिंग बनाई हुई अर्थ सरफेस पर, वो क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। जब अगर आप न्यूज़पेपर में देखो तो क्या होगा कि जहाँ पर भी बहुत ही हैवी अर्थक्वेक्स आए होते हैं, हैवी मैग्नीट्यूड के आए होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जो बिल्डिंग्स हैं उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, समटाइम बिल्डिंग्स ऑल्सो क्लैप्स, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चर कोलैप्स। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, कि जो हमारे घर में कुछ भी है लगा हुआ है या बाहर कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट समटाइम्स फॉल डाउन, जैसे कि अलोंग द माउंटेन स्लोप्स क्या होते हैं कि यहाँ हमने जो है पोल्स लगाए हुए होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स लगाए होते हैं, टेलीफोनिक पोल्स लगाए होते हैं, जब अर्थक्वेक आता है तो ये पोल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, दे फॉल डाउन, दैट इज फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट इज सुनामी, सुनामी ऑकर्स इन द ओशंस, ओशंस में आती है, ओशनिक क्रस्ट में जब भी अर्थक्वेक आएगा तो वो क्या होगा, और ओशन की वेव्स को ऊपर पुश करेगा और समटाइम्स इट पुश वेरी हायर एंड दैट विल कॉज सुनामी। जैसा कि ये जो नेम है वो हमारे जापानीज से लिया गया है, जापानीज वर्ड है ये सुनामी, क्योंकि सबसे पहले जो है वहाँ पर ही ये जो है हमें ओशन वेव्स इतनी हायर गई थी और वहाँ का सारा एरिया जो है आसपास का एरिया इसमें डूब गया था, तो इसको क्या कहा जाता है, सुनामी। तो यहाँ से जितने भी आपके ये वाले कॉजेज हैं वो दैट कॉज्ड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ and as well as the material or the buildings or the structure as well, ये सारे जो हैं वो आपके नेचुरल जो हैं उनको इफेक्ट करते हैं, बट ये जो आपके कॉजेज हैं बिलो द 6 पॉइंट, ये सारे कॉजेज जो हैं वो वहाँ पर रहने वाले लोगों और लाइफ और उसकी प्रॉपर्टी को हार्म करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स एंड द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। Now we will in the condition where we can talk about the 3 layers of the earth. In the starting of this chapter, I told you that the earth is in the concentric layers. कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो भी कंसेंट्रिक लेयर स्ट्रक्चर में है और हमने इसमें लेयर्स पढ़ी थी, डायग्राम भी देखा था जिसमें हमने 3 लेयर्स देखी थी। कौन कौन सी थी? First is crust, second is mantle, which is also divided into 2 categories, upper mantle and lower mantle, and the third one is core. It is also 2 types, upper core and outer core and inner core. So now by the study of seismic waves we come to know about all these 3 layers of the earth. How? First we will take first the crust. As you know, it is the uppermost layer. uppermost layer है ये अर्थ की, that is 33 किलोमीटर thick. The thickness of this layer is 33 किलोमीटर and this is, अब हमें
हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो लेयर है वो कैसे अलग की जाती है? दैट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मेंटल, इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मेंटल by the abrupt change in velocity of P and S waves. अब हमने कहा था कि जो P and S waves they behave differently when they moves in the different type of material. तो यहाँ पर हम क्रस्ट से हमें कैसे पता लगता है कि इसकी 33 किलोमीटर की थिकनेस है? क्योंकि बियॉन्ड द 33 किलोमीटर देयर इज अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ P and S waves. P और S waves की वेलोसिटी में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है. इट इज ड्यू टू द कंपोजिशन ऑफ it is due to the composition of different type of material. अब इससे हमें पता लगता है अगर वेलोसिटी में चेंज आया है तो इट मीन्स वहां पर कोई दूसरी टाइप का जो है मटेरियल है, यानी कंपोजिशन ऑफ मटेरियल्स या फिर रॉक्स के जो फिजिकल स्टेट है वो क्या हो गई है? चेंज हो गई है. अब यहाँ से हमें कैसे पता लगता है कि यहाँ पर P वेव्स की जो वेलोसिटी है वो क्रस्ट पे 6 किलोमीटर पर सेकेंड थी, लेकिन जैसे ही 33 किलोमीटर का एरिया आता है इट इंक्रीजेस बाय 7 किलोमीटर पर सेकेंड. यहाँ पर क्या हुआ कि P वेव्स की वेलोसिटी में क्या आ गया? चेंजेस आ गए. तो इससे जो चेंजेस हैं इसको सबसे पहले जो हमारे सरफेस से अंदर की ओर जाते हुए जो वेलोसिटी में चेंजेस आए इसको सबसे पहले जो हमारे यूगोस्लाविक सिस्मोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया था. द नेम वाज मोहोरोविसिस एंड आफ्टर हिज नेम this continuity is called मोहोरोविसिस और मोहोस डिसकंटिन्यूटी. P वेव्स के वेलोसिटी में सडनली जो चेंज आता है उसे मोहोरोविसिस जो यूगोस्लाविक सिस्मोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसे कुल्पा में 1909 में इसे रिकॉग्नाइज किया था. और इसलिए इस डिसकंटिन्यूटी को, वेलोसिटी डिसकंटिन्यूटी को हम क्या कहते हैं? मोहोरोविसिस डिसकंटिन्यूटी और मोहोस डिसकंटिन्यूटी कहते हैं. अब इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर जैसे ही वेलोसिटी में चेंज आया इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर किसी अनदर टाइप का मटेरियल आ गया है. तो इट मीन्स हमने उस जोन को अलग कर लिया. नेक्स्ट जोन जो है वो हमारा नेक्स्ट आ गया. देयर इज one more thing about the crust, that on the surface of the earth we have two physical features. So crust is also divided into two: oceanic crust and continental crust. And third is the mountains up. आप खुद ये भी कह सकते हैं माउंटेन्स क्रस्ट भी जो है 3. तो ओशनिक क्रस्ट बिकॉज द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ओशन इज फिल विद द वाटर, सो द क्रस्ट इज लेस देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. सो ओशनिक क्रस्ट इज लेस थिकर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. सो थिकनेस ऑफ द क्रस्ट, oceanic crust is 5 kilometer, whereas the thickness of the continental crust is 30 kilometer, and it is 70 kilometer because continents का क्या है? सरफेस जो है वो प्लेन है, माउंटेन्स का इससे भी ऊपर जा रहा है. तो इट मीन्स यहाँ पर माउंटेन्स का जो पार्ट है ये हमारा हो गया, ये हमारे है कॉन्टिनेंट क्रस्ट. अब इससे ऊपर जा रहा है तो इट मीन्स यहाँ से इसके बाद जो है हमारा
यहाँ तो कॉन्टिनेंट आ गया। अगर हम देखें तो ये हमारा ओशन है, ओशंस के, ये ओशन है, ओशन के नीचे भी कोई तो पार्ट होगा ना, जैसे एक आपका वाटर टब होता है, वाटर टब जो है ऊपर तक आपका भरा हुआ होता है पानी से, लेकिन उसके नीचे कहीं तो बेस है। इसी तरीके से जो ओशंस है वो हमारे वाटर से फिल है, लेकिन उसके नीचे कहीं तो बेस है, दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। तो यहाँ पर हमारा ज़्यादा मोस्ट ऑफ द पार्ट किससे भरा हुआ है, वाटर से। तो हमारी क्रस्ट की थिकनेस जो है वो क्या होती है, कम होती है, जबकि यही थिकनेस यहाँ तक हमारा वाटर आ गया। कॉन्टिनेंट्स जो है, कॉन्टिनेंट्स में यही थिकनेस कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो है ये हमारी हुई 5 किलोमीटर, ये हुई 30 किलोमीटर, और जो माउंटेन्स हैं उसका पार्ट और भी ऊंचा हो गया। तो माउंटेन्स की जो क्रस्ट है वो कितनी हो गई हमारी 70 किलोमीटर। अब आया आपको समझ कि जैसे हमारी क्रस्ट की थिकनेस डिफर क्यों होती है ओशनिक, कॉन्टिनेंटल और माउंटेनियस एरियाज में। अब इसी तरीके से इनकी जो कंपोजिशन है मटेरियल की वो भी अलग है, और यहाँ पर डेंसिटी भी हमें डिफरेंट देखने को मिलती है। यहाँ पर जो मीन डेंसिटी है ओशनिक क्रस्ट की, दैट इज डेंसिटी इज मीन डेंसिटी 2.7 ग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पर हमें इसकी डेंसिटी मिलती है सेंटीमीटर क्यूब। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में यही डेंसिटी जो है वो क्या है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इसके पास ऊपर की जो लेयर्स है उसका भी प्रेशर है। तो यहाँ पर मीन डेंसिटी हमें एज कंपेयर टू ओशनिक क्रस्ट ज़्यादा मिलती है। तो हमारी क्रस्ट की जो है डेंसिटी कितनी हुई, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। So this is the all about the crust which we come to know about from the seismic waves. Now come to the mantle. Second is mantle. Mantle below the crust up to 2900 किलोमीटर। तो ये जो है वो हम क्या कहते हैं, उस लेयर को मैंटल कहते हैं। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर भी हमें क्या मिलता है, डिफरेंट वेलोसिटी मिलती है P एंड S वेव्स की। तो P एंड S वेव्स की जो वेलोसिटी है दैट रिड्यूसेस द वेलोसिटी ऑफ P waves रिड्यूसेस। क्रस्ट में क्या हुआ था कि P वेव्स की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि P वेव्स की वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, और S वेव्स जो है दैट टर्मिनेट बियॉन्ड 2900 किलोमीटर। अब हमने किया था कि जो S वेव्स हैं वो 2900 किलोमीटर के बाद वो क्या हो जाती हैं, रिफ्रैक्ट हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, और उसके बाद हमें नहीं मिलती। तो P वेव्स की जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो देयर इज अ प्लेन ऑफ discontinuous surface between mantle and core। यहाँ पर भी हमें क्या मिलता है, 2900 किलोमीटर के बाद क्या हुआ, S वेव जो है वो टर्मिनेट हो गई, और P वेव्स की वेलोसिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पर भी वेलोसिटी में क्या आया, डिसकंटिन्यूटी आ गई मेंटल और कोर के बीच में। सो इट इज कॉल्ड गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, and this is called Gutenberg discontinuity, because firstly he observed this discontinuity and he recognized the presence of soft and plastic layer in the mantle. So this is known as Gutenberg discontinuity, and it was recognized in 1926.
1926 में जो है वो इसे रिकॉग्नाइज किया गया था। अब अपर पोर्शन जो है मेंटल का, हमने कहा था 2 लेयर्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। सो अपर पोर्शन ऑफ मेंटल इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, एस्टिनोस्फीयर। ये सब मैं आपको पहले के वीडियोस में बता चुकी हूँ। द अपर मेंटल इज कॉल्ड एस्टिनोस्फीयर। एस्टिनो का मीन्स क्या है, यहाँ पर एस्टिनोस मीन्स वीक, मीन्स कि यहाँ पर वीक लेयर्स मिलती हैं, वीक रॉक्स मिलती हैं हमें, इसलिए इस पोर्शन का नाम जो है, अपर पोर्शन का नाम क्या रखा गया है, एस्टिनोस्फीयर रखा गया है। अब यहाँ पर वीक सोर्स होने के कारण ये क्या है, द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा। ये पार्ट जो है यहाँ पर हमें मैग्मा मिलता है, और बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वीक लेयर्स, मैग्मा कैन overcome easily. So the magma finds a way to come on surface in form of lava। जब ये सरफेस पर आता है तो इसे हम क्या कहते हैं, लावा। तो यहाँ पर वीक रॉक्स होने के कारण मैग्मा जो है वो इजीली ऊपर आ जाता है, जिससे यहाँ पर उसे क्या मिल जाता है, लावा, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं और लावा जो है सरफेस पर आ जाता है। इस पार्ट की डेंसिटी जो है वो क्या है, उससे ज़्यादा है, क्रस्ट से ज़्यादा है। डेंसिटी इज, द डेंसिटी ऑफ मेंटल इज 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्रस्ट की डेंसिटी हमने की थी, दैट इज हायर इन द कॉन्टिनेंट्स, दैट वाज 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बट द डेंसिटी इन द मेंटल इज more than crust, that is 3.4 gram centimeter cube because of the pressure of the upper layers also, and the crust and upper mantle are called, अब आप एक टर्म पढ़ते हो लिथोस्फीयर, तो हम लिथोस्फीयर किसको काउंट करते हैं, द क्रस्ट एंड अपर मेंटल अप टू 10 to 200 किलोमीटर, इतना एरिया जो है दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, रिजिड पार्ट ऑफ द अर्थ। तो इसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। बियॉन्ड एस्टिनोस्फीयर, बियॉन्ड एस्टिनोस्फीयर मेंटल इज सॉलिड। एस्टिनोस्फीयर हमने कहा कि ये वीक रॉक से बना है, जहां पर हमें मैग्मा को जो है वो एक वे मिल जाता है जिससे वो सरफेस पर आ जाता है और वोल्केनिक इरप्शंस टुक प्लेस। बट बियॉन्ड द एस्टिनोस्फीयर अप टू द 2900 किलोमीटर, ठीक है, तो अप टू द 2900 किलोमीटर इन दोनों के बीच का जो जोन है दैट इज वेरी सॉलिड। नाउ द थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ इज कोर, दैट इज कोर। अब कोर क्या है हमारा, इट इज द बियॉन्ड द मेंटल बाउंड्री, बियॉन्ड द mental boundary, the part of the earth is known as the core. It is also in two subtypes, outer core and inner core, but the density here, the density also increases। हमने ये थे कि जो इनडायरेक्ट सोर्सेज है उसमें डेंसिटी क्या था, एज वी गो फ्रॉम द सरफेस टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ the density increases। So here we also define that in the crust it is 3, in the mantle
it was 3.4, and in the core it is 5 gram per centimeter cube, but at the center of the earth, which is 6300 kilometer, at 6300 kilometer it also increases, and it may be 13 gram per centimeter cube. So it also increases in the 5 gram, and next is 13 gram. So हम जैसे जैसे हम जो जा रहे हैं अंदर की ओर, सरफेस से डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस. तो ये है. इसके बाद जो है हमने किया था कि जो आउटर कोर है, आउटर कोर इज इन लिक्विड फॉर्म. लिक्विड फॉर्म अभी हमने मेंडल पढ़ा कि 2900 किलोमीटर के बाद जो है वो एस वेव जो है वो क्या है, डिसअपीयर है. तो इसका मतलब 2900 किलोमीटर के बाद का जो एरिया है दैट इज लिक्विड एरिया, क्योंकि इसके बाद आउटर कोर का जो पार्ट है, उसके बाद का जो पार्ट है उसमें हमें पी वेव्स दोबारा मिलती हैं. तो इट मीन्स वहां पर क्या है कि सॉलिड मटेरियल है. तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि आउटर कोर इज इन लिक्विड फॉर्म एंड इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द पी एंड एस वेव्स थ्रू द शैडो जोन. हमने इसको पढ़ा था. शैडो जोन, हाउ वी कम टू नो, थ्रू द शैडो जोन. शैडो जोन क्या था कि जो हमारा 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री तक का एरिया है, यहाँ पर हमें जो है इसके बाद एस वेव्स नहीं मिलती, नो एस वेव्स. तो इट मीन्स यहाँ का जो एरिया है वो उसकी कंपोजिशन किसी और तरीके की है. बट इसके बाद जो है 143 डिग्री तक, 45 डिग्री तक जो है हमें पी वेव भी नहीं मिलती. इट मीन्स यहाँ पर जो है लिक्विड मटेरियल है, उसके बाद दोबारा से हमें पी वेव्स मिल जाती हैं. तो इट मीन्स यहाँ पर फिर से कोई मटेरियल दूसरे टाइप का है. तो यहाँ पर एस वेव्स का रिफ्रैक्ट हो जाना, एस वेव का डिसअपीयर हो जाना क्या शो करता है कि आउटर कोर जो है हमारा लिक्विड फॉर्म में है, जबकि हमारा जो इनर कोर है, इनर कोर इज कंपोज्ड ऑफ सम हैवी मटेरियल. अब यहाँ पर क्या दिखाया मैंने कि पी वेव जो है वो भी अपने पास से क्या हो गई है, वो भी रिफ्लेक्ट हो गई है. So there is some very much heavy material like nickel and iron, which is also known as ferrous in science term. So this layer, inner core, is also named as Nephe. It is also called Nephe layer because it is composed of nickel and ferrous, nickel and iron. And after studying this all these extent of shadow zone का जो हमने extent पढ़ा था कि 105 to 145 डिग्री there is no p waves, कि यहाँ पर p waves नहीं थे. इस extent की स्टडी से हमें पता लगता है कि जो अर्थ का कोर है उसका रेडियस कितना है, that is 3470. The radius of the center of the earth or the core is 3470 किलोमीटर. इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने इसकी कैलकुलेशन की, तो उससे हमें पता लगता है कि अर्थ का जो कोर है उसका रेडियस दैट इज 3470 किलोमीटर, while the earth as a whole it is 6370 किलोमीटर. अर्थ का रेडियस कितना था, 6370 किलोमीटर. It means it is little more than the half of the Earth's radius. अर्थ के रेडियस से के आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है अर्थ के कोर का रेडियस. So we all come to know about these interior part of the earth through the seismic waves.
So these waves are very much important to study. Next is meteoroids. Next, our indirect sources is meteoroids. This was our fifth indirect sources, meteoroids and asteroids. These are also formed like our अर्थ. हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारा अर्थ है उसकी कंपोजिशन और अदर प्लैनेट्स और मेट्रॉइड्स इन सब की कंपोजिशन जो है वो सिमिलर है. सिमिलर क्यों है? क्योंकि ये एक ही सिंगल पॉइंट से निकले हैं, सिंगुलैरिटी जिसको हमने कहा था. तो जब टाइम पे जो ये उल्का पिंड है, मेट्रॉइड्स हैं, वो अर्थ पर गिरते हैं तो उसके मटेरियल को जो क्या किया जाता है, उसकी स्टडी की जाती है लेबोरेटरी में. और उसकी स्टडी से भी हम जो है ये एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारे अर्थ की जो इंटीरियर पार्ट है वो भी इसी टाइप के मटेरियल से कंपोज हुआ होगा. तो ये भी जो है वो हमारा एक इनडायरेक्ट सोर्सेज है जिससे हम इन अर्थ के इंटीरियर के बारे में कुछ नॉलेज लेते हैं. बट all the indirect sources, the seismic waves are the most important and reliable sources about the information of the interior of the earth. So here we discussed all the indirect sources. In the next lecture we will discuss about the volcanic eruptions and types of intrusive and extrusive forms which are made by the volcanic eruptions. So you have to prepare the notes and learn these. Thank you and have a nice day.